यहाँ बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश, गद्यांश क्या होता है, पैराग्राफ। ओके, तो इसकी आपको व्याख्या करना है, इसका अर्थ लिखना है संदर्भ और प्रसंग सहित। तो पहले वाले में बोला गया है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि कभी भी कविता के अर्थ को रटना नहीं होता है, याद करना नहीं होता है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे इस गद्यांश के लिए बोलूँगा कभी भी अर्थ को याद नहीं करते। ठीक है, उसमें हर एक आए हुए वर्ड्स के मीनिंग को आपको समझना होता है एंड उसके बाद ही आपको लिखना होता है अपने शब्दों में, थोड़ा सा साहित्यिक शब्दों का लेकिन यूज़ करना चाहिए। तो उसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे संदर्भ क्या होगा। तो संदर्भ में आप यह लिखेंगे कि जो गद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है और इसके लेखक कौन है, लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में अगर हम बताएं तो इस पूरे गद्यांश में, इस पूरे पैराग्राफ की बात करते हैं तो इस पैराग्राफ में जो बाल गोविंद भगत है उनके जो मानवीय रूप है, जो इंसानियत रूप है, ओके, उन इंसान के अंदर जो इंसानियत है, मानवीय रूप यानी वही होता है मानव का जो एक रूप होता है अलग सा, उसके बारे में अंकन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे इंसानियत रूप या मानवीय रूप के बारे में बताया गया जो कि बहुत ही यूनिक है और कहीं देखने को हमको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं व्याख्या की, अर्थ की। तो ये जो बाल गोविंद भगत जी थे वो संगीत की साधना करते थे। संगीत की साधना का मतलब है कि संगीत के प्रति यानी संगीत के लिए, प्रति यानी होता है लिए, तो संगीत के लिए उनका बहुत गहरा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा संगीत को वो चाहते थे, प्यार करते थे। तो उनकी जो संगीत साधना है उनका चरम उत्कर्ष यानी कि जो सबसे उत्कृष्ट, सबसे शानदार जो उनके संगीत की साधना थी, ये उस दिन देखा गया था जब उनका बेटा, उनका जो एकमात्र बेटा था वो मर गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि जो संगीत के लिए जो गहरा लगाव रखने वाले बाल गोविंद भगत जी हैं, उनकी संगीत साधना का सबसे उत्कृष्ट यानी कि सबसे शानदार रूप उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके पुत्र की यानी कि बेटे की मृत्यु हुई थी। और ये जो बेटा था ना वो उनका इकलौता यानी कि एकमात्र, उनका अकेला ये एक ही बेटा था। और यहाँ लिखा है कुछ सुस्त था और बोधा सा था। तो सुस्त यानी कि एकदम लुस्त यानी कि ढीला इंसान था, और बोधा यानी कि थोड़ा सा उसका जो दिमाग है, ओके, जो मानसिक संतुलन था, जो दिमाग था उसका वो कमज़ोर था, निर्बल था, यानी कि आम इंसानों के जैसा नहीं था, थोड़ा सा कमज़ोर दिमाग वाला था, निर्बल था, कमज़ोर था। निर्बल का मतलब ही होता है जिसके पास बल नहीं हो, कमज़ोर। ठीक है, तो उसका दिमाग जो कमज़ोर था। लेकिन इसी कारण से जो बाल गोविंद भगत जी हैं ये मानते थे कि इस तरह के लोगों का और विशेष, खास तौर से विशेष रूप से उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है कि उनकी समझ में, उनके हिसाब से उनका मानना था, किनका, बाल गोविंद भगत जी का ये मानना था, वो उनकी समझ ऐसी थी कि ऐसे आदमियों पर, ऐसे इंसानों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा यानी कि अधिक देखभाल करनी चाहिए या फिर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। प्यार करने का मतलब है कि उनकी सहायता यानी कि हेल्प करने के लिए हमेशा उन्हें वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, और ये उनका अधिकार है, उनका हक है। बिकॉज देखिए वो उनके बेटे थे और उनकी जब दिमाग जो है उतना मजबूत नहीं था, कमज़ोर था, तो ऐसे बच्चे जो है वो अपना ध्यान अच्छे से रख नहीं पाते हैं, वो अपनी देखभाल जो नहीं कर पाते हैं। इसलिए दूसरे लोगों को इनकी हिफाजत, निगरानी और मोहब्बत यानी कि उनकी देखभाल करना चाहिए, और उनकी हिफाजत यानी कि उनकी सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था इसके पीछे की व्याख्या, अर्थ। अब बात करते हैं विशेष। आपने ये चीज़ देखे होंगे, कविता होती तो काव्य सौंदर्य लिखते हैं, और अगर ये गद्यांश होता है यानी कि पैराग्राफ, तो उसमें विशेष खास पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे जो बाल गोविंद भगत जी है उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनका महत्वपूर्ण पक्ष यानी कि उनका जो नज़रिया है उसको यहाँ पे उजागर किया गया है, दिखाया गया है। वहीं पे दूसरे साइड पे इसको लिखने के लिए वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक यानी कि इस तरीके से वर्णन किया गया है कि हम उसको फील कर सकते हैं, और व्यवहारिक भाषा यानी कि जो आजकल आम बोलचाल की जो भाषा है, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं व्यवहारिक भाषा, तो उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।